हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के फैक्ट एनालिसिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक महिला जज ने मांगी है इच्छा मृत्यु। तो जानेंगे क्या है ये, ऐसी नौबत क्यों आई। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी एनसीआरबी 2022 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, दिसंबर में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें हमारे देश में विभिन्न राज्यों में किस तरीके के अपराध रिकॉर्ड किए गए और उसमें हमने देखा उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर महिलाओं पर हुए अपराधों में स्थिति बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और स्थिति गिरी हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे अपराध के मामले में टॉप में है महिलाओं के प्रति। दहेज की समझ लें, हत्या की समझ लें, कोई भी। और उसके बाद ये चिट्ठी वायरल होती है इंटरनेट में, उसके बाद ही ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाता है। ये जो महिला जज हैं अर्पिता साहू, इनके द्वारा सीजीआई को ये चिट्ठी लिखी गई और इसमें इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की। क्यों ये मांग की, क्या ये मामला है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और सीजीआई ने क्या निर्णय लिया है, किस तरीके से ये उचित कार्रवाई कर रहे हैं, इसको भी जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आर्टिकल यानी कि न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। इनको यहाँ पर इस वीडियो में ऐड किया हुआ है, इनको जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन है, इसको हमने ऐड किया है, इसको देखेंगे किस तरीके से है। इसका आंसर आप सभी को करना है क्योंकि काफी चर्चित क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आते हैं इस वीडियो पर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात हैं ये महिला सिविल जज हैं। इनका नाम है अर्पिता साहू और इन्होंने आरोप जो लगाया है जिला जज पे लगाया है। इन्होंने कहा है जो जिला जज है यानी कि बांदा जिले का, वो इनके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करता है और ऐसा इनके साथ करीब 1-1.5 साल से हो रहा है। और इसकी इन्होंने जो है शिकायत भी कई जगह की, लेकिन पिछले 1 वर्ष में कहीं भी इनकी शिकायत मतलब दर्ज नहीं की गई या उस पर कार्रवाई नहीं की गई। और इन्होंने कहा ये जो मतलब जिला जज है बांदा का, ये विशेष तौर पर इनको प्रताड़ित करता है और रात में खुद से मिलने का दबाव बनाता है। इस तरीके की इन्होंने बात की है। जैसा कि इस चिट्ठी को पढ़ते हैं एक बार, फिर समझ में आएगा अच्छे से। ये वायरल हो रही चिट्ठी के मुताबिक यूपी की एक महिला जज ने यौन प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की। बांदा जिले में तैनात एक महिला जज को वायरल हो रही एक चिट्ठी में दावा किया गया है कि पोस्टिंग के दौरान जिला जज उनके करीबी यानी कि जिला जज स्वयं और उसके करीबी इनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया। दावा यह भी है कि जिला जज ने उन्हें रात में मिलने का दबाव भी बनाया। अब ये कैसा जिला जज है, कितनी नीच मानसिकता का व्यक्ति है जो कि इतने बड़े गरिमामयी पद पर होकर ऐसी ओछी नीच घटिया हरकत करता है। इसको तो जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम होगी। तो बांदा में तैनात महिला जज ने अपनी चिट्ठी में कहा कि उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश के समेत अन्य संबंधित अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की, लेकिन किसी ने भी उससे एक बार भी ये नहीं पूछा कि आखिर हुआ क्या है, मामला क्या है। महिला जज ने अपनी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होकर निराशा जाहिर की और चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। तो ये मामला आपको समझ में आया होगा। महिला जज जो भी सिविल जज हैं, वहाँ के ही जिला जज उनके साथ प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद वो 1-1.5 साल से निराश होकर तब जाकर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है जिससे कि उनके साथ न्याय हो सके। इस चिट्ठी में इतने भावुक शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, इसमें इतना दर्द झलकता है कि मालूम पड़ता है ये इन बिल्कुल ठीक हैं। देखते हैं ये चिट्ठी क्या है। सिविल महिला जज ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा। इन्होंने ये लिखा है, मैं इस पत्र को बेहद दर्द और निराशा के साथ लिख रही हूँ। इस पत्र के माध्यम से मेरी कहानी और प्रार्थना जाहिर करना चाह रही हूँ। इसके अलावा अन्य मेरा कोई मकसद नहीं है। ऐसा किसी प्रकार का मुझे लालच नहीं है, किसी प्रकार की सिंपैथी नहीं चाहिए। ये जो मेरे साथ हुआ है वो वास्तविक है और इसके प्रति मुझे न्याय चाहिए। यानी कि मेरे सबसे बड़े अभिभावक सीजीआई जो हैं, जो कि वर्तमान में चंद्रचूड़ जी हैं, मुझे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दें। मैं बहुत उत्साह और विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी और मैं आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी ये मैंने सोचा था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जिस कार्य के लिए जा रही हूँ वहां पर मैं खुद ही न्याय की भीख मांगूंगी। मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया गया, मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया। मेरी दूसरों को न्याय दिलाने की आशा थी, लेकिन मिला क्या। उन्होंने आगे लिखा, मैं भारत में काम करने वाली महिलाओं से यह कहना चाहती हूं कि यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीख लें। यही हमारे जीवन का सत्य है। मैं जज हूं, मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच तक नहीं करा सकी। चलो न्याय क्लोज करें। और मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूं कि वे खुद खिलौने या निर्जीव वस्तु बनना सीख लें।
ये इनकी चिट्ठी का सार था। इस तरीके के शब्दों का इन्होंने अपनी चिट्ठी में प्रयोग किया। कितना दर्द छलकता है। और पढ़ी लिखी महिलाएं तो उसी प्रकार की इन्होंने चिट्ठी लिखी जिससे कि ये चंद्रचूड़ जी इनकी भावनाओं को समझ सके और न्याय दिला सकें, क्योंकि काफी वक्त हो गया इनको न्याय मांगते मांगते, तब इनके द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है। ये हैं चंद्रचूड़ जी, 50वें नंबर के सीजीआई हैं वर्तमान में भारत में, आप सभी को मालूम होगा। और इनका 2 वर्ष का लगभग कार्यकाल है, क्योंकि 65 वर्ष की उम्र में हमारे देश में सीजीआई का रिटायरमेंट होता है। तो 2024 में नवंबर में इनकी उम्र हो जाएगी 65 वर्ष और फिर ये रिटायर हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की महिला जज की इच्छा मृत्यु वाली वायरल चिट्ठी पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब की है। इन्होंने रिपोर्ट तलब की है और इन्होंने कहा है स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मामले की जानकारी मुझे देते रहें और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जो हैं अतुल एम कुरेहरकर, इनसे इन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासन से पूरी रिपोर्ट के मामले का जांच की जाए और इसको पूरे मामले को अच्छे तरीके से देखा जाए और इस पर निष्पक्ष जांच करते हुए महिला जज को न्याय दिलाया जाए। इन्होंने ये कहा है। तो ये कार्रवाई शुरू हो गई है, इन्होंने तुरंत शुरू कर दी है। ये वाकई में बहुत उम्दा व्यक्ति हैं। जब से ये आए हैं सीजीआई के पद पर तब से हमने देखा है कई मामलों को इन्होंने देखा। अभी जो धारा 370 वाला मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी इन्होंने निष्पक्ष तरीके से अपनी निर्णय दिया और इन्होंने कहा धारा 370 को हटाना सरकार का बिल्कुल सही मंशा थी, किसी प्रकार की कोई गलत मंशा नहीं थी, बिल्कुल सही था। अब ये धारा 370 पुनः लागू नहीं हो सकती और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। तो इस तरीके से सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये बिल्कुल अपने निर्णय निष्पक्ष रखते हैं। हमने देखा पिछले टाइम में जबकि इनकी नियुक्ति हुई थी तो सरकार पक्ष वाले लोग कुछ खुश नहीं दिख रहे थे। तो ये कुछ हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है भारतीय संविधान में 124(1) में यह कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय हुआ और इसमें देश का एक मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा। तो अनुच्छेद 124 बताता है हमें भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसका वर्णन पूछ लिया जाए आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से तो आपको पता होना चाहिए। 126 में कार्यकारी सीजीआई की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। फिर विस्तार से इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में चर्चा नहीं है आगे। तो जो कि सीजीआई की नियुक्ति के बारे में जो भी थोड़ी शॉर्ट टर्म में जानकारी दी गई है, विशेष जानकारी नहीं है इसमें। तो अनुच्छेद 126 में, क्योंकि भारतीय संविधान को देखें तो कहीं भी भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया का विशेष उल्लेख इसमें नहीं मिलता है, शॉर्ट टर्म में इसमें जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किस अनुच्छेद में, 124(1) में। निर्णय की प्रक्रिया या नियुक्ति की प्रक्रिया सीजीआई की 126 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने बताया सीजीआई के कार्यकाल का पूर्ण होना 65 वर्ष है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो नियुक्ति होती है चीफ जस्टिस की चयन की प्रक्रिया में, इसमें कानूनी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, भागीदारी के साथ कोलेजियम की भी अहम भूमिका होती है। और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, शपथ दिलाने वाला। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो ये अनुच्छेद 131 में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हूबहू इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र या सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार रिट दायर करता है, ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 32 के अनुसार करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अनुच्छेद 32 वाला, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में आती है, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में आती है। इसके अलावा परादेश रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में, यहाँ पर शक्तियों का वर्णन की बात की जा रही है। यहाँ पर शक्ति या किस रिट के अनुसार जारी करता है इसकी बात की जा रही है। इनमें डिफरेंस समझिएगा आप। ये जो अनुच्छेद 126 है, 226 सॉरी, तो अनुच्छेद 226 जो है वो रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्तियों का वर्णन करता है। और अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बताता है और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत ही रिट जारी करने की परमिशन देता है। और यहाँ पर शक्तियों का वर्णन है। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखने ये बता दिए गए हैं मैंने आपको। अनुच्छेद 131, 32, 143, 226, 124(1) और 26, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी स्लाइड में आप समझ लीजिएगा, इससे हमेशा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता रहता है A ग्रेड तक के एग्जाम में, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये थी हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।